हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अनुराग शुक्ला आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का श्वसन तंत्र। और आज हम लोग उसी से आगे का पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। उसमें हमने 3 बिंदुओं में इस टॉपिक को विभाजित किया है। सबसे पहले जानेंगे श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। उसके बाद में दूसरा बिंदु रहेगा जंतुओं के श्वसनांग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। फिर तीसरा बिंदु रहेगा श्वसन क्रिया के मुख्य भाग। हमने इसको कई मुख्य भागों में या चरणों में विभक्त किया है श्वसन क्रिया को, और उनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो श्वसन की क्रिया क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ऐसी ये श्वसन की क्रिया जो है अनेक प्रकार की भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं से मिलकर बनी हुई है। तो ये ऐसी भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का समूह है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंच करके भोजन का ऑक्सीकरण करती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। All those physical and chemical reactions in which atmospheric O2 enters into the cells of body, oxidizes the food, produce water, CO2 and release the energy called as respiration। तो respiration भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं का समूह होता है जिसमें जो भोज्य पदार्थ हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ, उनका ऑक्सीकरण करके जो ऊर्जा है वो मुक्त की जाती है। इसको हम रिएक्शन के रूप में समझ सकते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2, ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण हो रहा है ग्लूकोज का, गिव्स आउट 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस ATP एनर्जी। तो इस प्रकार ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये ऊर्जा विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों को करने में प्रयोग की जाती है। श्वसन एक प्रकार की कैटाबोलिक रिएक्शन है। फिजिकल है, केमिकल रिएक्शन है, और कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसको कहते हैं अपचयी अभिक्रिया। अपचय का मतलब होता है ये बड़े और जो बृहद पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, उनका विखंडन कर देती है सूक्ष्म पदार्थों में, इसलिए इसको कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। शरीर में ऊर्जा के निरंतर उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई बनी रहना नितांत आवश्यक है। कंटिन्यू देयर इज़ द कंटिन्यू सप्लाई नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनइंटरप्टेड एनर्जी। यदि कुछ मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए तो जो शरीर में नर्व सेल्स होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो मृत हो जाती हैं, और जो ब्रेन होता है वो भी नष्ट होने लगता है। उसके बाद हम लोग दूसरा सब टॉपिक जंतुओं के श्वसनांग के बारे में जानते हैं। जंतुओं के श्वसनांग विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में उनके आवास और उनकी शारीरिक संगठन या संरचना के अनुसार अलग अलग प्रकार के उनके श्वसनांग पाए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, निम्न श्रेणी के जो अकशेरुकी जंतु हैं, उनमें जो श्वसनांग होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस या शरीर की सतह से उनमें श्वसन की क्रिया होती है। इसके अंतर्गत स्पॉन्जेज, सीलेंट्रेट्स और फ्लैट वार्म्स आते हैं जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसमें विशेष करके जो सी एनीमोन्स हैं, फिश हैं और हाइड्रा एक्सेट्रा, ये इनमें O2 और CO2 का एक्सचेंज साधारण विसरण की क्रिया के द्वारा शरीर की सतह से होता है। दूसरे एनिलीड्स, जो एनिलीड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एनिलिडा वर्ग के जंतु, जिनका शरीर खंडयुक्त होता है, सिगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। इनमें जो ड्राई क्यूटिकल होती है, शुष्क जो इनकी सतह होती है शरीर की, जो ऊपर पाई जाने वाली परत, उसके द्वारा रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। इनके अंतर्गत जो एनिलीड्स हैं उसके अंतर्गत फेरेंटिमा पोस्थ्यूमा या केंचुआ आता है, और जो हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा या जोंक आती है, वो ऐसे जंतु आते हैं। उसके बाद जो इंसेक्ट्स हैं, कीट वर्ग के जंतु हैं, उनमें ट्रेकिया या श्वास नाल के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इनमें श्वसन जाल पाया जाता है, और ये इंसेक्टा
जो वर्ग है उसके सभी जीव इसमें आते हैं। उसके बाद जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, जलीय आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं, और जो मोलस्क हैं, मोलस्का के जैसे पाइला ग्लोबोसा और सीपिया, इनमें सब में जो श्वसन की क्रिया होती है वो वैस्कुलर स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है, गिल्स इसके द्वारा होती है। संवहनी संरचना या गिल्स पाए जाते हैं, उनके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स हैं, जो स्थलीय जीव हैं, उनमें मुख्य श्वसनांग के रूप में फेफड़े या लंग्स पाए जाते हैं। इसमें जितने भी चौपाए जंतु हैं जो स्थल पर वास करते हैं और मनुष्य आता है। उसके बाद में जो रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं और मैमेलियंस हैं। रेप्टाइल मतलब सरीसृप वर्ग के जंतु, जैसे स्नेक्स है, लिजार्ड है, छिपकली, और जो एवीज पक्षी वर्ग के जंतु हैं जैसे कोलंबिया लीबिया कबूतर और तोता टेरोपस मीडियस जो इसमें आते हैं। उसके अलावा जो मैमेलियंस हैं स्तनधारी, इनमें भी लंग्स पाए जाते हैं जैसे मनुष्य। उसके बाद में जो एम्फीबियंस आते हैं, उभयचर वर्ग के जंतु जैसे फ्रॉग है, और इसमें क्या होता है, जल और स्थल पर रहने वाले जंतु जीव। इनमें ड्राई और वेट स्किन के द्वारा भी रिस्पिरेशन होता है। जो उसके बाद में जो प्रोटोजोअन्स आते हैं, जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें सेंट्रल बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। केंद्रीय शारीरिक सतह के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इस प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो आते हैं अमीबा, युगलिना और सूक्ष्म जीव, इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु है हमारा, तीसरा बिंदु है श्वसन क्रिया के मुख्य भाग, जिसमें हमने कई भागों में श्वसन क्रिया को सरल और समझने योग्य बनाने के लिए डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। इसे हम सामान्य रूप से कहते हैं श्वास लेना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस इसमें होती है, और जो वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन है उसको हम फेफड़ों तक ले जाते हैं, और फेफड़ों के जो है उसके द्वारा जो अंदर अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसको त्याग दिया जाता है, बाहर ला कर के नासा मार्ग से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं सामान्य रूप से यह एक भौतिक प्रक्रिया है, और इसमें जो शुद्ध वायु है वो वायुमंडल से फेफड़ों तक ले जाई जाती है, और फेफड़ों से लाई हुई अशुद्ध वायु या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नासिका से बाहर वायुमंडल में त्याग दिया जाता है। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन या बाह्य श्वसन, और सामान्य भाषा में इसको हम ब्रीदिंग या श्वास लेना भी कहते हैं। दूसरा इसका भाग है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन। तो शरीर में जो गैसें हैं उनका किस प्रकार से फेफड़ों तक हमारी वायु जो थी वो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन या बाह्य श्वसन की क्रिया के द्वारा पहुंच चुकी थी। अब फेफड़ों के द्वारा जो गैसों का परिवहन है वो शरीर के अंगों में किया जाता है। इसमें ये जो प्रक्रिया है ये लंग्स में होती है, फेफड़ों में होती है। इसमें जो घुलित अवस्था में साधारण विसरण की क्रिया के द्वारा जो वायु है या गैसें हैं उनका विसरण किया जाता है। साधारण विसरण की क्रिया के द्वारा गैसों का परिवहन शरीर में किया जाता है। ये क्रिया जो होती है वो लंग्स में होती है, ये आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें जो लंग्स होते हैं उसमें O2 और CO2 जो गैसें होती हैं उनका एक्सचेंज होता है, उनका अंतरा परिवर्तन होता है, ये इनका लेन देन होता है। ये जो प्रक्रिया है गैसों का जो बाहर आना और गैसों का अंदर जाना, लेन देन, ये होती है प्रेशर के कारण। जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसके कारण, उसमें अंतर होने के कारण, प्रेशर में अंतर होने कारण जो दोनों गैसें हैं उनका विसरण की जो क्रिया होती है वो एक दूसरे से विपरीत होती है, अपोजिट होती है। जब O2 एक तरफ से जाती है तो दूसरी तरफ से CO2 आती है। इस प्रकार से दोनों क्रियाएं विपरीत क्रियाएं हैं। ये लंग्स के द्वारा जो फेफड़े होते हैं उनसे शरीर की कोशिकाओं में इनका आदान प्रदान या आना जाना ही गैसीय परिवहन या गैसीय ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और इसके में जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड पिगमेंट या जो लाल रंग का वर्णक होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
ये इसको कहते हैं कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। जबकि CO2 का जो परिवहन होता है वो भी ब्लड सर्कुलेशन में दो प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जानेंगे जो O2 होती है वो ब्लड के साथ में मिक्सअप होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ कर के क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ब्लड के साथ में जाकर के जो कोशिकाएं होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इसको हम अगर रिएक्शन के रूप में समझना चाहें तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि HB प्लस O2 हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर में या शुद्ध रुधिर में HbO2 पाया जाता है और इसका जो है डिसोसिएशन या विघटन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में पुनः शरीर की कोशिकाओं में पहुंच करके हो जाता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में ये फिर से विखंडित हो जाता है। ये उत्क्रमणीय क्रिया है, रुधिर में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है और फिर यह टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। और फिर से हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है और ये फिर से नए ऑक्सीजन अणुओं के साथ जुड़ करके फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है। और ये क्रिया रुधिर में चलती रहती है और यह प्रक्रिया जो होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस या गैसों के परिवहन के अंतर्गत इसको हम लोग जानते हैं। अब जानेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है हीमोग्लोबिन में। उसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस आता है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो दो प्रकार से विघटित होती है। एक तो जो ब्लड होता है रुधिर, उसमें सोडियम और पोटेशियम के आयंस पाए जाते हैं। इनमें मिक्सअप होकर के ये सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स बना लेता है। तो ये इसका जो होता है जो विसरण की क्रिया ये दो रूपों में, एक बाइकार्बोनेट्स के रूप में, और इस प्रकार का जो परिवहन है वो लगभग 70% होता है शरीर के अंदर ब्लड में। दूसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो घुलित अवस्था में होती है, प्लाज्मा में घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रकार से जो सर्कुलेशन की क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर के प्लाज्मा में कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। ये 7% इस प्रकार से परिवहन की क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। उसके बाद में जो तीसरा इसका पार्ट है या भाग है उसको कहते हैं आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फ्लूइड टिश्यू में जो ऑक्सीजन है उसकी प्रतिपूर्ति करता है और वहाँ से इसका उल्टा फिर से ब्रेक डाउन होता है। तो ये क्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ये कोशिकाओं में होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स इज कॉल्ड एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन कहते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की जो क्रिया है कोशिकाओं में जो होती है उसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन की जो प्रक्रिया है ये दो प्रकार से होती है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन की क्रिया है और दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन की क्रिया। सबसे पहले हम जानते हैं अवायवीय श्वसन की क्रिया, उसके बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में दूसरा जो साइकिल है वो एरोबिक प्रोसेस में होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है या अवायवीय श्वसन की क्रिया, ये जो सबसे पहले जो इसको कहते हैं ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। ये साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये कोशिका के अंतर्गत, कोशिका जो होती है उसमें पाया जाने वाला जो 70% भाग होता है उसको साइटोप्लाज्म या कोशा द्रव्य या कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये तरल माध्यम है, इसमें ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से ग्लूकोज का विघटन होता है, पूर्ण रूप से विघटन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो ग्लूकोज का आंशिक विघटन की क्रिया होती है उसमें जो इंड प्रोडक्ट बनता है, जो अंत में उत्पाद बनता है पायरुविक एसिड बनता है,
वो टूट जाता है आगे चल कर के फर्दर लैक्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल में। तो जो ग्लूकोज है वो विघटित होता है पायरुविक एसिड में और 2 एटीपी एनर्जी बनती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। फिर यही जो पायरुविक एसिड है आगे चल कर के एथिल अल्कोहल 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी इनमें टूट जाता है। तो इस प्रकार से इसमें एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म या निम्न श्रेणी के जंतुओं में ये प्रक्रिया होती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं से तात्पर्य है जो यीस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, एस्केरिस, टेपवर्म और विभिन्न प्रकार के जो परजीवी जीव हैं पैरासाइट्स, उनमें इस प्रकार की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं। इसको हम शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं या शर्करा का किण्वन भी कहते हैं। और जो ऑक्सीजन है उसकी अनुपस्थिति में होने वाली जो क्रिया है इसके कारण जो होता है ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड बनाता है और ये मसल्स में प्रोसेस होती है, तब इसको कहते हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म और इसको कहते हैं एसिडोसिस। इस एक प्रकार की यह बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं एसिडोसिस। इसमें जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण कर लेता है हमारी मांसपेशियों में और ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है या अवायवीय उपापचय की क्रिया है। उसके बाद में दूसरी जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया को हम वायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट में होती, माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होती है और इसमें पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें जो हमें पायरुविक एसिड मिला था या ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में मिला था। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो आधा ऑक्सीकरण या आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जबकि आधा आंशिक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और जो दूसरा प्रक्रिया है इसमें जो ग्लूकोज है, पायरुविक एसिड है, उसका ऑक्सीकरण के होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 एटीपी एनर्जी बनती है। इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स चक्र। और दूसरा ये अत्यधिक जीवों में पाई जाने वाली क्रिया है। सबसे ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन जीवों में पाई जाती है। तो अगर हम पूरी संपूर्ण श्वसन की क्रिया में देखें तो लगभग 36 एटीपी जो एनर्जी थी वो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनती थी और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण जो होता है शुगर फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया में होता है। 2 एटीपी ऊर्जा बनती है इसमें अनाक्सीकृत श्वसन में और ऑक्सीकृत में 36 एटीपी ऊर्जा बनती है। इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं संपूर्ण श्वसन की क्रिया में कुल मिलाकर के 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस श्वसन की क्रिया है इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से जो होता है 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो श्वसन की क्रिया है ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है और अगले टॉपिक को देखना न भूलिएगा। हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन दर, रेस्पिरेटरी क्यूबोसाइंट श्वसन भागफल और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो श्वसन के मुख्य रूप से जो घटक होते हैं, श्वसन वर्णक जिसको कहते हैं, उस पर पढ़ेंगे। फिर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, इस प्रकार से श्वसन के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स आते रहेंगे। तो दोस्तों विदा लेते हैं।